गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 27 मार्च और हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरियल और उसकी वोकैबुलरी। और आज का एडिटोरियल क्या है? स्टॉप द वॉर, यानी कि युद्ध को रोको। स्टॉप का मतलब रोकना, वॉर का मतलब युद्ध। ये है क्या, किसके ऊपर है? ये देखिए, इजराइल मस्ट हीड, इजराइल को ध्यान देना चाहिए, ज़रूरी। यानी कि हीड का मतलब होता है ध्यान देना, किसी को गौर करना। क्लियर? अब आगे देखिए, इजराइल को ध्यान देना चाहिए द यूएनएससी का जो रेजोल्यूशन है, इरादा है फॉर सीज फायर। जो सीज फायर का मतलब युद्ध विराम, क्या है? युद्ध विराम यानी युद्ध को रोकने का। यानी कि जो रेजोल्यूशन है युद्ध को रोकने का यूएनएससी का, उस पर इजराइल को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इजराइल और गाजा में काफ़ी दिन से युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, 5.5 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर लिखा हुआ एडिटोरियल है। तो ये जितने भी बुकैब है वो हम यहाँ पे देखेंगे और क्यूज भी देखेंगे। ठीक है, और एक एक क्यूज को आप अच्छे से टैकल करें, देखें, और मैंने कम्युनिटी में भी डाला है ताकि आप उसे खुद से कर पाएँ और आप अपना आंसर चेक करें, मेरे से मिलाएं, वीडियो देखें। ठीक है, काफ़ी अच्छे वर्ड हैं, देख लेते हैं। एनक्लेव का मतलब परिवृत्ति होता है, नहीं समझ आया कोई बात नहीं। एन एनक्लोज टेरिटरी, एक ऐसी टेरिटरी, ऐसा एरिया जो एनक्लोज है, बंद है। डैट इज़ कल्चरली डिस्टिंक्ट, जो दूसरे से, यानी कि फॉरेन जो टेरिटरी है, विदेश का जो एरिया है, दूसरे देश का जो एरिया है, उससे बिल्कुल अलग है। कल्चरली तो बिल्कुल अलग है, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग होना। यानी कि एक ऐसा एरिया जो कि बंद है और दूसरे जो एरिया है उससे बिल्कुल उसका जो कल्चर है एकदम अलग है, उसे बोलते हैं एनक्लेव। डिवास्टेट का मतलब होता है नाश करना, बर्बाद करना। ठीक है, बेस्ड, ओवरवेल्म, ओवर पावर बोल सकते हैं आप। इन्वेजन का मतलब आक्रमण, हमला, आक्रमण, इंट्रूजन, एनक्रोचमेंट। ये और ये जो वर्ड है ना, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हुए हैं। ऑफिंग का मतलब निकट भविष्य में भी होता है, समुद्र का किनारा, उसके लिए भी हम बोलते हैं। लाइकली टू हैपन सून, यानी कोई काम जल्दी से होना, यानी भविष्य में होना। सॉलिडेरिटी का मतलब किसी को एकता में रखना, यानी कि एक हो जाना या एकता में रखना, समन्वय करना, यूनियन ऑफ इंटरेस्ट इसको बोल सकते हैं, और पर्पचेज बोल सकते हैं। क्लियर है? इमेंसली, ये काफ़ी बार रिपीट है, बहुत अधिक, वास्टली, एक्सीडिंगली, ग्रेट एक्सटेंट या डिग्री। ठीक है, जिसकी डिग्री ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा पैमाने में हो, उसे हम इमेंसली बोलते हैं। बहुत बड़ा जैसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, बिसीज का मतलब घेर लेना होता है चारों तरफ से, ये बिलीगर हम बोल सकते हैं। ठीक है, सराउंड होना चाहिए, सराउंडेड सो एज टू फोर्स टू गिव अप, यानी कि इस तरह से मिलना ताकि आपको क्या कर दें, गिव अप करने पर या छोड़ने पर हम मजबूर कर दें। क्लियर है? अच्छा, अब ये तो थी 7 वर्ड थे, आई होप शो आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्विज पर। मैंने यहाँ पे 1000 वोकेबलरी करके सीरीज़ मैं स्टार्ट की है, और इसमें अभी मैं फ़िलहाल ईडियम्स ले रहा हूँ, और 2023 में जितने जो MTS का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसके सारे क्वेश्चन हैं इसमें। पहला देखिए, बाई लीप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब क्या होता है? दिन दूनी रात चौगनी। क्या होता है? दिन दूनी रात चौगनी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बहुत तेज़ी से क्या करना, किसी चीज़ में ग्रोथ करना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर आंसर। रैपिडली का मतलब बहुत तेज़ी से होता है। एमलेसली, जिसका कोई उद्देश्य ना हो। परफेक्टली, जो ठीक हो। स्लोली, धीरे धीरे। तो फिलहाल तो दिन दूनी रात चौगनी का मतलब रैपिडली होता है, तो वो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन करेक्ट हो गया। दूसरा देखो, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? हालांकि पूरा पढ़ना चाहो सेंटेंस पूरा पढ़ सकते हो। देखिए, बट आपको मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो वर्ड है ना, या फिर ये जो ईडियम्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीटेड भी है। देखिए, और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन बना रहे। इसका मतलब होता है छिपे रूप में, जो ऊपरी तौर पे दिखाई ना दे, बट हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, इस तरह से। ये टिम ज्वाइन द फैमिली बिजनेस एज ही फेल्ड इन हिज फाइनल डिग्री एग्जामिनेशन, कि टिम ने क्या किया, जो फैमिली बिजनेस था उसको ज्वाइन किया, क्योंकि वो डिग्री जो कर रहा था उस एग्जामिनेशन में फेल हो गया। सीइंग द ग्रोथ देख करके, फैमिली बिजनेस नाउ, फैमिली बिजनेस की अब, इट सीम्स लाइक टिम्स अर्लियर फेलियर वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि अब ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से जब उन्हें डिग्री में फेल हो गया टिम, और उसने ज्वाइन कर लिया फैमिली बिजनेस, और फैमिली बिजनेस की ग्रोथ हो रही है तेज़ी से, तो ऐसा लगता है कि पहले वाला जो फेल होना
फ़ायदेमंद ही था। ठीक है, हमें नहीं मालूम पड़ रहा था कि डिग्री में फेल हो रहा है तो इसका भविष्य क्या होगा, लेकिन वो फ़ायदेमंद ही था क्योंकि बिजनेस अब तेज़ी से चल रहा है। डिफ़िकल्ट टाइम तो हो ही नहीं सकता, अ मिस्टेक ये भी नहीं हो सकता, अ गुड डिसीजन ये भी नहीं हो सकता, समथिंग गुड डैट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, कोई चीज़ ऐसी जो पहले हम नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, या ना पहचान पा रहे हो। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ गोइंग टू बी योर आंसर। एक होता है बेकर डजन, ध्यान देना जहाँ भी संख्या में 13 होते हैं उसको हम बेकर डजन बोलते हैं। क्लियर, डजन का मतलब तो 12 होता है, ठीक है, एक बेकर का तो 13 हो गया ना। अब 13 कौन सा है, देखो एक ही है, थर्ड आंसर। ठीक है, बहुत आसान है अगर आप चीज़ें कर पाएँ। अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 4 क्या कहता है, बी ब्रोक द ट्रैफिक रूल्स अननोइंगली, कि मैंने ट्रैफिक रूल्स को अनजाने में तोड़ दिया, वाइल जबकि कमिंग बैक फ्रॉम द पार्टी, यानी पार्टी से वापस आते हुए। क्लियर, नाउ वी हैव टू सूनर और लेटर, सूनर और लेटर का मतलब होता है कभी कभी, कभी ना कभी। अब इसमें देखो भरना क्या होगा, ये सबके सब ईडियम में हैं और देखते हैं। फेज द म्यूजिक, इसका मतलब होता है किसी भी डांट का, या कोई हमें डांट रहा है या कोई पनिश कर रहा है उसका सामना करना। क्लियर है, या क्रिटिसिज्म कर रहा है उसका क्या करना, सामना करना। लुक शार्प का मतलब कड़ी निगाह से देखना। क्लियर है, समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, चलने लगा पेन, तो कड़ी निगाह से देखना। क्राई फॉर मून, ठीक है, क्राई फॉर मून का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ की डिमांड करना जो कि इम्पॉसिबल हो, ठीक हो, असंभव हो। बिड डिफेंस का मतलब होता है मना करना, अवहेलना करना, कुछ भी बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, अब फेस द म्यूज का मतलब सामना करना किसी भी क्रिटिसिज्म का, डांट का, फटकार का। ठीक है, अभी बताओ कि पनिशमेंट, अगर उन्होंने रूल को तोड़ा है तो पनिशमेंट तो मिलने वाली है, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट जो है यहाँ पे फर्स्ट ही ऑप्शन है, यानी फर्स्ट इडियम। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, इसे भी पढ़ना पड़ेगा और भरना पड़ेगा। देखिए ये कहता है ही विल बी फ्रेंडली, वो फ्रेंडली होगा ऑफ योर फेस, बट, अब यहाँ पे बट लगा दिए, बट का मतलब लेकिन है। लेकिन शब्द जो होता है पहले वाले क्लॉज और दूसरे वाले क्लॉज का ओपोजिट होता है, यानी इसका मीनिंग पॉजिटिव है तो इसका कैसे होना है, नेगेटिव होना है। कि वो फ्रेंडली तो फेस पर सामने तो फ्रेंडली है लेकिन पीठ पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है, यही कहना चाह रहे हैं। टू ब्लो हिज ट्रम्पिट का मतलब अपने राग अलापना, अपनी बात करते ना, अपनी प्रेज करना। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ अपना राग अलापना। स्टेब योर द बैक, यानी कि खंजर भोंकना, मारना, ऐसे लिख दीजिए, बात एक ही है। पेंट द होल टाउन रेड, यानी राउंड कलर कर देना। ठीक है, टू गेट ऑल बेंट आउट ऑफ द शेप, और इसका मतलब होता है टू गेट ऑल बेंट आउट ऑफ द शेप का मतलब बहुत ही ज़्यादा एजिटेटेड होना, उग्र हो जाना एक तरीके से। ठीक है, और बस यही है। अब आपको देखना है कि इसमें कौन सा आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, स्टैब यू इन बैक, यानी कि मुंह पे मीठा होना, पीछे से छुरी चलाना, वही तो होता है, कहते हैं हम हिंदी में। तो वही वाली सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकंड जो पार्ट है या सेकंड ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा। वर्किंग अप रॉन्ग ट्री, या ये क्या है, वर्किंग अप रॉन्ग ट्री का मतलब होता है कि कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश करना लेकिन गलत जगह। ठीक है, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि रॉन्ग ट्री पे भौंकना। ठीक है, जो तो होते हैं गलत जगह भौंकते हैं, सही जगह होनी चाहिए वहाँ नहीं भौंक रहे हैं। जैसे चोर है, चोर पर नहीं भौंकेंगे, और कोई मेहमान आ रहा है कोई तो उसके ऊपर भौंकने लगेंगे, तो वो इसी वाले सेंस में है, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। प्रोवोक ट्रबल का मतलब किसी को प्रोवोक करना, उकसा देना। मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, कोई सिचुएशन है उसको बुरा बना देना। बैड सिचुएशन यानी बुरी तो है ही पहले से ही, और भी ज़्यादा ख़राब कर देना। गेटिंग अ गुड स्टार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, किसी शुरुआत करना ये इंपॉर्टेंट है तो ये भी नहीं हो सकता। टू बी मिस्टेकन, टू बी लुकिंग फॉर सॉल्यूशन इन अ रॉन्ग प्लेस, यानी गलती से किसी सॉल्यूशन के लिए दूसरी जगह ढूंढना। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी उसी के अकॉर्डिंग बस जस्ट आपको पहचानना, ऑप्शन पढ़ने आसानी से क्लिक कर पाओगे। द प्ले आई सा लास्ट नाइट वॉज आ, जो मैंने प्ले देखा, ठीक है, हिट द रोड,
हिट द रोड का मतलब होता है शुरुआत करना, किसी रोड पे जाना, ठीक है, उस तरह से। हिट द ही का मतलब सोने जाना, गो टू बेड ऐसे लिख दो, गो टू बेड। ये अमेरिकन फ्रेज है। स्मैश हिट का मतलब कोई चीज़ हिट हो जाना, ठीक है, क्या हो जाना, हिट होना। और मैं हिट होना ही लिखता हूँ, फेमस होना इसको हम बोल सकते हैं, फेमस होना। क्लियर है? अच्छा, अब आज बात है हिट द रूफ। इसका मतलब होता है कड़ी आलोचना करना। क्या होता है? कड़ी आलोचना करना, ठीक है, या फिर आग बबूला हो जाना, बात एक ही है, गुस्सा होना। मैं दोबारा ले देता हूँ, आग बबूला होना। क्योंकि ऐसे मान के चलिए गर्मी में छत क्या हो जाती है, हीट हो जाती है, तो उसी से वो कैसी आग निकलती है, उसमें से आग बबूला होती है, ठीक है। तो क्या है, द प्ले आई सा लास्ट नाइट, ठीक है, जो प्ले मैंने रात में देखा था कल, वो कैसा था, बहुत ही फेमस वाला था, यानी हिट, स्मैश हिट, यानी कि थर्ड नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। श्वेता ऑर्गेनाइज द सेल्स ऑफ हैंडमेड पोट्री एट चीप रेट, ठीक है, इसमें बताना आपका क्या आंसर होगा। हश मनी का मतलब गुप्त, छिपा के रखते हैं ना, कुछ ही बात छिपाने के लिए भी देते हैं, तो वो गुप्त वाली जो मनी होती है उसको बोलते हैं हश मनी। गो फॉर सॉन्ग, ठीक है, ठीक है, गो फॉर सॉन्ग का मतलब होता है कोई बहुत सस्ती चीज़ हो जाना, तो बोलते हैं सस्ती होना, ठीक है। तो आंसर तो यही हो जाएगा, क्योंकि जो बना रही थी हैंडमेड थे, ठीक है, पोट्री, तो वो सस्ती थी, इसलिए क्या हो रही थी, बिक ज़्यादा रही थी। हैविंग वंस केक एंड ईट इट टू, इससे कोई केक होना अपने पास, उसे खाना। मेकिंग ए फस आउट ऑफ समथिंग, यानी कि छोटी सी बात का बतंगड़ा बनाना या गुस्सा होना, सिंपल सी बात कह सकते हैं, गुस्सा होना उस वाले सेंस में यूज होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो सेकंड ऑप्शन ही क्या है, अप्रोप्रिएट है। कट समवन सम स्लैक, ठीक है, और इसका मतलब होता है कि कट समवन सम स्लैक का मतलब किसी को ट्रीट करना ना, कैसे करना, कम, यानी कि लेस हर्ष, क्लियर, यानी किसी को ट्रीट कर रहे हो आप बहुत ही प्यार से, मतलब ज़्यादा कठिनता से नहीं कर रहे हो, उसको बोलते हैं। तो अवॉइड टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम टिल वेरी एंड, नहीं, अवॉइड करना, बातचीत करना एंड तक, ये भी नहीं है। गेट द कन्वर्सेशन गोइंग, चलने देना कन्वर्सेशन, ये भी नहीं है। क्रिटिसाइज समवन वेरी स्ट्रिक्टली, ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नॉट होता है, ठीक है, कट लगा हुआ है ना, इसलिए हम नॉट का यूज़ करेंगे, यानी किसी को कम हर्ष, यानी कम कठोरता के साथ क्या करना, ट्रीट करना। नॉट मैनेज समवन वेरी स्ट्रिक्टली या क्रिटिकली, सही है, यानी कि किसी को मैनेज करना, नॉट वेरी स्ट्रिक्टली, नॉट यहाँ आता तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है, और क्रिटिकली, ठीक है, किसी को मैनेज करना लेस हर्शली, सिंपल सा मीनिंग इसका ये हो गया फोर्थ का। तो फोर्थ ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक थे। तो ये थी आपकी आज की ईडियम्स। कैसे लगी ईडियम ज़रूर बताना, बहुत ही मैंने प्यार से धीरे धीरे पढ़ाया है ताकि आप समझ पाएँ, जल्दी कुछ नहीं है। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और शेयर करते हो तो मज़ा आता है, लाइक शेयर कर देते ना आप, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और ये इतना आपका थोड़ा सा ये काम कर देना मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, मुझे लगता है कि हाँ मैं कल काम करूँगा। क्लियर है? अब चलते हैं एडिटोरियल पर। बात किसकी की गई भाई, स्टॉप वॉर की, यानी कि युद्ध को रोकने की। इजराइल को ध्यान देना चाहिए यूएनएससी रेजोल्यूशन पर फॉर आ सीज फायर, किसके लिए, युद्ध विराम के लिए। क्लियर है? अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ और उसे एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस हो सकता है, बट डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू। 5.5 months आफ्टर, 5.5 यानी कि 5.5 महीने बाद, इजराइल्स असॉल्ट, इजराइल का जो असॉल्ट है गाजा पर बिगेन, वो शुरू हो गया। इन बीच 32,000 फिलिस्तीन्स हैव बीन किल्ड, फिलिस्तीनीज कितने मारे गए, 32,000। अनदर 74,000 इंजर्ड, और 74,000 लोग क्या हो गए, इंजर्ड हो, घायल हुए। मोर देन 90% ऑफ द कैनक्लेव पॉपुलेशन डिस्प्लेस्ड, उस जो एरिया है ना उसकी जो पॉपुलेशन है गाजा की, वो डिस्प्लेस्ड हो गई, हट गई, इधर से उधर चले गए वो बेचारे, क्योंकि इतना हमला हो रहा है। वो लगभग 90% लोग इधर से उधर हो गए। नियरली ऑल ऑफ देम पुश्ड इनटू द डिवास्टेटिंग हंगर क्राइसिस, ऑल ऑफ देम लगभग सभी उनमें से
पुष्ट मतलब अब वो ढकेल दिए गए हैं, उनकी स्थिति ऐसी आ गई है कि बिल्कुल विनाश वाली स्थिति, हंगर क्राइसिस चल रहा है वहाँ पे, खाना नहीं है खाने के लिए। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी की बात कर रहा हूँ, ऑन मार्च 25 कॉल्ड फॉर का मतलब डिमांड किया, यह कहा एन इमीडिएट सीज फायर, उन्होंने कहा यूएनएससी ने कि भाई इमीडिएट मतलब तुरंत ही सीज फायर होना चाहिए, तुरंत रोक देना चाहिए, एंड रिलीज और रिलीज कर देना चाहिए ऑल ऑफ हॉस्टेज हेल्ड बाई हमास, और हमास के द्वारा जितने हॉस्टेज जो लोग हैं पकड़े गए बंधक उनको तुरंत ही रिलीज कर देना चाहिए, बंधकों को, हॉस्टेज का मतलब बंधक। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सेंटेंस। टुकड़ों में करना है, देखो अगर आप बिल्कुल उस तरह से जाओगे कि एक एक मीनिंग निकालोगे तो कन्फ्यूज होगा, आपको रिलेट भी करना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मैं थोड़ी सी ग्रामर की बात बता देता हूँ। ये तो आपका फ्रेज के रूप में आ गया, इन विच 32,000 हैव बीन, ये आपका सब्जेक्ट है फिलिस्तीनीज, ठीक है, मेन सब्जेक्ट ये है, और ये एडजेक्टिव के फॉर्म में आ गया, हैव बीन किल्ड, ये आपकी क्या है, पैसिव बानिश में बना हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है, परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का, और इसके बाद क्या आती है, B3 आती है, तो ले लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये क्लॉज हो गया। अब इन्होंने क्लॉज पे क्लॉज इन्हें जोड़ते गए हैं, क्लियर, यही है इसमें। अब आ जाते हैं हम न्यू सेंटेंस पे। अब ये आपका सेंटेंस यहाँ तक है, इन्होंने क्या बोलने की कोशिश की है, ये देखिए, द यूनाइटेड स्टेट की हम बात करें अमेरिका की, विच हैज़ वीटोड, इन्होंने मतलब वीटो वोट देने से होता है, विच हैज़ वीटोड एवरी यूएन रेजोल्यूशन, जब जब यूएन के रेजोल्यूशन हुआ है, कोई प्रस्ताव पारित हुआ अर्लियर मतलब पहले, डैट उन्होंने तो क्या किया, अमेरिका ने भाई वोट दिया वहाँ पर, ठीक है, डैट कॉल्ड फॉर इमीडिएट सीज फायर इन गाजा, जिस पर यही बोली जाती है रेजोल्यूशन में कि इमीडिएट मतलब तुरंत ही सीज फायर होना चाहिए, युद्ध का विराम होना चाहिए इन गाजा के ऊपर, एब्सटेन और बचाव। अब कह रहे हैं एब्सटेंट का मतलब बचना होता है दिस टाइम, बट अमेरिका जो है इस बार थोड़ा सा उन्होंने बचाव किया, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भाई इमीडिएट सीज फायर हो, सिग्नलिंग अ चेंज इन द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन द पॉलिसी टूवर्ड्स द वॉर, कि जो बाइडन की जो पॉलिसी है वो सिग्नल दे रही है, कैसी सिग्नल दे रही है कि पॉलिसी टूवर्ड्स द वॉर चेंज, यानी कि जो पॉलिसी है वॉर के प्रति बाइडन की वो चेंज हो रही है। उन्होंने इस बार क्या किया, वो वोट इसलिए नहीं दे रहे कि भाई इसे रोको, क्योंकि रोक तो रह नहीं रहे हैं युद्ध, ठीक है, सीज फायर तो हो नहीं रहा है, तो वो अपनी पॉलिसी बदल रहे हैं। अब क्या पॉलिसी बदल रहे हैं ये आपको आगे सेंटेंस में पता चलेगा। ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी, जितने भी मेंबर हैं इंक्लूडिंग चाहे ब्रिटेन की बात करें, विच अनटिल रिसेंटली, जिसने अभी तक, हैड रिसिस्ट कॉल टू बैक आ सीज फायर, जिसने हमें अभी तक मना ही किया है भी सीज फायर को रोको, वोट फॉर रेजोल्यूशन, और वो उसको लिए रेजोल्यूशन भी दिया, यानी कि अपना वोट भी किया है सीज फायर के लिए। आगे देखिए, इजराइल रिस्पॉन्डेड एंग्रीली, इजराइल ने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया गुस्से के साथ, कैंसिलिंग अ प्लान विजिट ऑफ टू प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू क्लोज कैबिनेट एड्स, की कैंसिल कर दिया प्लान, जो विजिट करना था, जाना था, मिलना था प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को, क्लोज कैबिनेट उनके जो साथी थे, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में, एंड बैक्ड बाय द चाइना, और चाइना ने इसका क्या सपोर्ट किया, रशिया ने भी, ब्लास्टिंग द रेजोल्यूशन, और जो रेजोल्यूशन ये ब्लास्ट हो गया, इतने फेमस हो गया, मतलब इन लोगों में फैल गया है, नॉट फॉर कंडीशनिंग द सीज फायर ऑन द रिलीज द हॉस्टेज, कि भाई अगर आप इन्हें जैसे कि जो बंधक हैं, जो बंधक को नहीं छोड़ते हो तो सीज फायर भी क्या सीज फायर भी नहीं रुकेगा, चलता रहेगा, क्लियर, यानी कि बंधक भी छोड़ो और इधर से सीज फायर हो रहा है तो दोनों बैलेंस हो जाएगी कहानी। अब स्थिति इस वाले सेंटेंस में थोड़ी सी बड़ी है, अच्छा ये यहाँ तक है, इन्होंने बोला है कि बट बीनीथ द एंगर, गुस्से में, आउटवर्स्ट जो गुस्सा फूटा, लाई इजराइल वीकनेस, उसकी वीकनेस भी है इजराइल की उसी के अंदर, गुस्से के साथ साथ, इजराइल लीडर्स हैव रिपीटेडली सैड इन द रिसेंट वीक, इजराइल के जो मंत्री हैं ना, ये लीडर हैं जो, ठीक है, बार बार रिपीटेडली बार बार कहते हैं, इन द रिसेंट वीक कहा है उन्होंने, एन इन्वेजन और राफा पे जो आक्रमण हुआ, southern most town where 1.4 million Palestine have crammed into, और जहाँ पर साउदर्न मोस्ट में 1.4 मिलियन यानी 14 लाख लोगों को, फिलिस्तीन जो लोग हैं उनको परेशान किया गया है, वॉज इन ऑफिंग, जो हो सकता है जब पीछे सोचा जा रहा था कि भविष्य में भी इनको क्या किया जाएगा, परेशान किया जा रहा है, तो वो सिचुएशन बनी हुई है। अच्छा आगे देखिए इन्होंने क्या कहा है,
इट वुड बी हाईली, ये कैसा होगा, बहुत ही इनअप्रोप्रिएट होगा, बेकार होगा, अनुचित होगा। आफ्टर 14 मेंबर ऑफ द यूएनएससी कॉल्ड फॉर इमीडिएट सीज फायर, कि 14 मेंबर ने क्या किया, सीज फायर के उल्लंघन को, यानी सीज फायर बोला कि सीज फायर कीजिए, यानी कि युद्ध को रोकिए। इजराइल टू लॉन्च अटैक ऑन राफा, इजराइल ने राफा पर क्या किया, अटैक किया। विच कुड एंड अप एन अनदर ब्लड बाथ, ये क्या होगा, ये भी समाप्त होगा, युद्ध रुकेगा बट ब्लड बाथ, एक ब्लड फैलने के बाद, रक्तपात होने के बाद, लोगों की मृत्यु होने के बाद तब जाके रुकेगा। यानी युद्ध को अभी सीज फायर करना है, रोकना चाहिए। क्लियर, हर कीमत पे, अगर नहीं रोकेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी, इसलिए रोकना चाहिए। क्लियर है। अच्छा, अब मैं सेंटेंस को यह हाईलाइट कर देता हूँ। इन्होंने आगे बोला है द लेटेस्ट वॉर वॉज ट्रिगर्ड बाई हमास October 7 क्रॉस बॉर्डर अटैक वेयर एटलीस्ट 1200 इजरायली वर किल्ड, कि लेटेस्ट अगर हम जो वॉर है, ठीक है, वो ट्रिगर्ड मतलब शुरुआत हुई थी हमास October 7 में, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर अटैक के माध्यम से यहाँ पे क्या हुआ, इस वहाँ पे मारे गए थे लोग, एटलीस्ट कम से कम 1200 लोग इजरायली लोग वहाँ पे मारे गए थे। फिर क्या होने लगा, युद्ध होने लगा। इजराइल हैड द सिंपथाइज, इजराइल की सिंपथाइज यानी कि सिंपथी है, सॉलिडेरिटी एकता के लिए, और वर्ल्ड ऑन द डेड डे, इजराइल आक्रमण नहीं करता था और सिंपथी दर्शाता है और एकता, एक मिलजुल के रहना चाहता है, बट भाई आक्रमण हो गया तो वो पीछे नहीं हटा। आगे देखिए, बट वॉट इजराइल डिड इन सब्सिक्वेंट मंथ, क्या करता बाद के महीने, सब्सिक्वेंट का मतलब बाद में, इजराइल बाद में क्या करता, वॉज टू पनिश द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ गाजा फॉर वॉट हमास डिड, क्या इजराइल जो है पूरे की पॉपुलेशन, गाजा की जो पॉपुलेशन उनको जो हमास ने किया तो सबको सजा देता। विच टर्न इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट इट, जब विच टर्न, वो जो टर्न हुआ, बदलाव आया इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन, कि इंटरनेशनल लेवल पे ये बात पहुंची तो इस ओपिनियन के खिलाफ थी, यानी कि वो बाकी जो दुनिया है वो नहीं चाहती थी कि पूरे के देश को क्या किया जाए, हमास ने जो किया तो पूरे गाजा को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। आगे देखिए, इफ़ इजराइल मेक्स एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, अगर जो इजराइल, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो उसका उद्देश्य उसका असेसमेंट करे ऑफ द सिचुएशन का, इट शुड इमीडिएट अवॉइड बाय द यूएनएससी रेजोल्यूशन डिक्लेयर सीज फायर, तो वो ये पाएगा, ये देखेगा कि उसे इमीडिएट तुरंत ही अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड बाय रूल को फॉलो करना चाहिए, यूएनएससी का जो रेजोल्यूशन है, जो प्रस्ताव पारित हुआ है यूएनएससी में, तो उसको मानना चाहिए और डिक्लेयर कर देना चाहिए सीज फायर, क्योंकि स्थिति काफ़ी गंभीर हो चुकी है और काफ़ी टाइम हो चुका है। अब यहाँ देखिए, October 7 attack itself was massive intelligence and security failure for which Mr. नेतन्याहू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अक्टूबर 7 को जो अटैक हुआ इटसेल्फ में काफ़ी बड़े पैमाने पर इंटेलिजेंसी सिक्योरिटी फेलियर रही, फॉर विच, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, या नेतन्याहू, मिस्टर नेतन्याहू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनको ही इसकी क्या करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अब ये वाला सेंटेंस देख लीजिए, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, इसको करने की बजाय, ही वेंट टू वॉर फुल फोर्स विदाउट प्रॉपर अचीवमेंट टारगेट। अब आगे देखिए, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, ऐसा करने की बजाय, जिम्मेदारी नहीं ली इन्होंने, और ऐसे करने की बजाय ही वेंट टू द वॉर, और वो युद्ध करने चला गया विद फुल फोर्स, पूरी ताकत के साथ, विदाउट प्रॉपर अचीवेबल टारगेट, बिना किसी प्रॉपर अचीवेबल, जो प्राप्त नहीं किया सकते ऐसे टारगेट के प्रति फुल ताकत से क्या किया, वॉर किया। क्लियर है। अच्छा, ये भी सेंटेंस हो गया। अब ये देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा, आफ्टर मंथ लॉन्ग फाइटिंग, एक महीने फाइट करने के बाद, इजराइल हैड टर्न मच ऑफ गाजा रबल, कि एक महीने अटैक करने के बाद या फाइटिंग करने के बाद इजराइल ने गाजा को एकदम कूड़ा करकट या फिर जो कंक्रीट होती है ना, ठीक है, उसमें बदल दिया। बट हैज़ नीदर डेस्ट्रॉयड हमास, लेकिन हमास को वो डेस्ट्रॉय नहीं कर पाया, नॉर रेस्क्यू हॉस्टेज, और हॉस्टेज को जो बंधक लोग थे उनको भी नहीं बचा पाया, रेस्क्यू नहीं कर पाया। द प्रोलॉन्ग वॉर हैज़ क्रिएट फिशर विद इन द नेतन्याहू कैबिनेट, और प्रोलॉन्ग जो लंबे समय से जो युद्ध चला आ रहा है, इसने क्रिएट कर दी है, फिशर का मतलब दरार, विद इन द नेतन्याहू कैबिनेट, नेतन्याहू की जो कैबिनेट है, जो मंत्री है, उनमें क्या हो गई, अब दरार पैदा हो गई, लोगों के विचार बदलने लगे हैं, क्योंकि युद्ध से बहुत नुकसान होता है। क्लियर है।
तो विचार तो बदलेंगे, कुछ फ़ायदा तो मिला नहीं। प्राइम मिनिस्टर इज इमेंसली, बड़े पैमाने पर अनपॉपुलर हो गए, एंड हिज कॉलिएशन, जो उनके साथी हैं, पार्टनर हैं, ठीक है, आर एट वॉर विद वन अनदर, जो कि कहीं ना कहीं दूसरे वॉर पर हैं। क्लियर है, दूसरे वॉर पर हैं। अच्छा, ये सेंटेंस आपका यहाँ तक लीजिए। आगे इन्होंने बोला है द वॉर हैज़ आल्सो इंक्रीज इजराइल आइसोलेशन, कि जो वॉर ने क्या किया, इजराइल को अलग थलग कर दिया। विद टेंशनिंग, टेंशन हो रही है, बढ़ रही है टेंशन। इन इट्स टाई, जो उनके संबंधी हैं, जिनसे ये हाथ मिलाते हैं, उनके साथ भी। इवन विद इट्स क्लोज पार्टनर, और इनके जो क्लोज पार्टनर हैं, बिल्कुल साथ वाले लोग, जैसे यूएस, ठीक है, उनसे भी इनकी क्या हो रही है, अब टेंशन हो रही है, कि यूएस भी मना कर रहा है, सीज फायर के लिए बोल रहा है कि सीज फायर कीजिए, इसीलिए। क्लियर है। अच्छा, अब ये सेंटेंस आपका यहाँ तक हो गया। इन्होंने बोला इफ़ इजराइल कंटिन्यू द वॉर विद नो क्लियर एंड इन द साइट, इन साइट, अगर इजराइल वॉर लगातार करता रहता है और उसका कोई शुभ विचार नहीं है कि कब उसको ख़त्म करना है, इट विल नॉट ओनली वर्सन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल चैलेंजेस इट इज़ फेसिंग, जो अभी ये फेस कर रहा है, और उसकी बद से बदतर हालत हो जाएगी डोमेस्टिक लेवल पर और इंटरनेशनल पे जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना, उसमें बद से बदतर हालत हो जाएगी, और उसका क्या करना पड़ेगा, सामना भी करना पड़ेगा। Besides killing the more Palestinians in the defenseless, battered, besieged, bombed out Gaza, कि besides इसके अलावा killing more Palestinians लोग ज़्यादा मरेंगे, ठीक है, डिफेंसलेस जो कि असुरक्षित हैं, बैटर्ड बिल्कुल लड़खड़ा जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, क्लियर, तीरछीण हो जाएंगे, बिसीज जो घिरे हुए लोग हैं, और बॉम्ब्ड किया गया गाजा पे, ये सब की स्थिति क्या होने वाली है, ख़राब होने वाली है। उसे तो अल्टीमेटली हमास से लेना था बदला, लेकिन वो नहीं ले पाया। क्लियर है। अब ये सेंटेंस देखिए, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मिस्टर नेतन्याहू फेसेस टू चॉइसेस, अब उनके पास दो चॉइस हैं। पहली है ही कैन टेक मैसेज, वो मैसेज ले सकते हैं फ्रॉम यूएनएससी से, सीरियसली, बिल्कुल गंभीरता से, स्टॉप वॉर, कि वो पहले तो युद्ध को रोकें, अलाउ अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, और जो ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी जो असिस्टेंट सुविधा है ना, वो गाजा को दे, एंड कंटिन्यू बात करते रहें हमास के साथ थ्रू इंटरनेशनल मीडिएटर, इंटरनेशनल मीडिएटर जितने भी हैं उनके माध्यम से बात करते रहें हमास से, फॉर बोथ रिलीज, और दोनों ही लोग रिलीज़ करें जो भी बंधक लोग बंदी बना लिए हैं, ठीक है, विड्रोवल ऑफ हिज ट्रूप्स, और उनके जो अपने अपने ट्रूप्स हैं दोनों को बने हुए, ठीक है, यानी कि सैन्य लोग जो पकड़ लिए उनको क्या करें, उन्हें निकालें वहाँ से फ्रॉम द एनक्लेव, और जो एनक्लेव एरिया है, ठीक है, उससे अपने ट्रूप्स को भी निकालें, अपने सैनिक को भी निकालें, और जो बंधक लोग हैं उनको भी रिलीज़ करना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब इंटरनेशनल लेवल पर बातचीत होगी और सीज फायर करेंगे तब। और ही कैन कंटिन्यू टू लीड हिज कंट्री इन द डार्क इन द स्टेट ऑफ परमानेंट वॉर, और ही कैन लीड, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, ही कैन लीड, वो लीड, ही कैन कंटिन्यू टू लीड, वो अपने लगातार कंटिन्यू लीड करते रहेंगे अपने देश के लिए, जो कि डार्क जोन में जा रहा है, डार्क साइड में जा रहा है, इन द स्टेट ऑफ परमानेंट वॉर, और वो ऐसी स्थिति बन जाएगी परमानेंट वॉर वाली, हमास के साथ, ठीक है, और इजराइल के साथ। इन दोनों में अगर ये इन्होंने सीज फायर नहीं किया, ये तो बहुत तेज़ी से सीज फायर, वो सॉरी, ये बहुत तेज़ी से युद्ध कर रहा है, अगर इन्होंने सीज फायर नहीं किया और एक दूसरे के बंधक नहीं छोड़े, तो क्या होगा, एक परमानेंट वॉर वाली स्थिति बन जाएगी। क्लियर। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, और वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा हो, और जितने भी क्यूज वगैरह हैं उसको दीजिए, आंसर कीजिए, PDF लीजिए टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।